मित्रों नमस्कार। मैं नीरज तिवारी ज्ञान विभव के इस सीटेड प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज सीटेड से ही रिलेटेड मैं सीडीपी का एक नया टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। इन्वायरमेंट, हेरिडिटी एंड सोशलाइजेशन, जो कि अपने आप में लगभग 3 मार्क्स का आता है। 1 नंबर आपके आनुवंशिकता से मिलेगा, 1 नंबर आपका पर्यावरण से मिलेगा और 1 नंबर आपका मिलेगा समाजीकरण से मिलेगा। ठीक है, यानी कि अब हम देखते हैं कि आनुवंशिकता, पर्यावरण और सामाजिकता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, यानी कि आनुवंशिकता। और उसमें भी पहले देखते हैं कि आनुवंशिकता मीन्स हेरिडिटी क्या है। ठीक है, आनुवंशिक कारण यानी कि आप लोग समझिए फैक्टर ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, आनुवंशिकता आप लोग समझ सकते हैं बाय नेम। कोई भी साइंस में भी आप लोगों ने पहले से पढ़ा होगा कि आनुवंशिकता क्या है। आनुवंशिकता यानी कि जो हमारे जो भी गुणसूत्र होते हैं हमारे पेरेंट्स से जो मैच करते हैं, उनके द्वारा जो हम बढ़ते हैं, वो क्या कहलाती है? आनुवंशिकता कहलाती है। ठीक है, तो आनुवंशिक कारक क्या है? आनुवंशिकता उन जैविक गुणों को संदर्भित करती है जो माता पिता से बच्चों में संचारित होते हैं। ठीक है, उदाहरणतः अगर हम देखें तो जैसे आपका ऊंचाई हुआ, वजन हुआ, हमारे रंग हुए, हमारे गुण हुए, हमारी बोलने की शैली हुई, हमारा स्वभाव हुआ, ये सब किसके तहत आते हैं? कुछ न कुछ आनुवंशिकता का इफेक्ट होता है, यानी कि हेरिडिटी बहुत मैटर करती है। इसमें अब क्या आता है? बुद्धिमत्ता और व्यक्तित्व, यानी कि बुद्धिमत्ता का स्तर, स्वभाव और कुछ मानसिक रोग भी आनुवंशिकता से प्रभावित होते हैं। यानी कि हमारी जो मैं कहूँ कि इंटेलिजेंस है, हमारी बोलने सोचने की क्षमता है, एक दूसरे के प्रति हमारा जो स्वभाव है कि हम किस प्रकार से बात करते हैं। ठीक है, अब कुछ हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं हेल्थ से रिलेटेड, आजकल जो डायबिटीज का जो चला है मेनली, वो कुछ लोग कहते हैं कि आनुवंशिक है। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं? हमारे बुद्धिमत्ता और व्यक्तित्व हमारा किससे प्रभावित होता है? कुछ हद तक आनुवंशिकता से क्या होता है? प्रभावित होता है। ठीक है, बुद्धिमत्ता और व्यक्तित्व। इसका एक क्वेश्चन अगर आप लोग देखें तो निम्नलिखित में कौन सा कथक आनुवंशिकता से संबंध में सही है? ठीक है, कौन सा सही है? यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्तियों के व्यवहार को सामाजिक वातावरण से प्रभावित करता है। चलो देखते हैं। ठीक है, यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा माता पिता से संतान को गुणसूत्रों को माध्यम से लक्षण प्राप्त होते हैं। ऑप्शन बी क्या है? यही सही होगा। क्यों? क्योंकि क्या कहता है कि जिसके द्वारा माता पिता से संतान को गुण सूत्रों के माध्यम से लक्षण प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब जैसे पूछ के लिए किसी के माता पिता अध्यापक हैं, किसी के फादर अध्यापक हैं, या ठीक है, और किसी के फादर भाई पुलिस में है, तो उसके दिमाग में एक चीज आती है कि यार पुलिस की नौकरी अच्छी है, अध्यापक की नौकरी अच्छी है। या किसी के फादर बिजनेसमैन है तो वो सोचता है कि मुझे लाइफ में बिजनेस करना अच्छा लगेगा। तो ये सब क्या होता है? इन्वायरमेंट। इसमें हेरिडिटी का तो फर्क होता है, अभी आप लोग इन्वायरमेंट में भी यही सेम चीज पाओगे। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि बच्चों के यानी कि बाल वैज्ञानिक की डेवलपमेंट में इन्वायरमेंट और हेरिडिटी बहुत मैटर करता है। ठीक है, इसमें कौन सा आंसर सही है? बी आंसर सही है। अब सीधे सी कहते हैं यह केवल केवल आ गया मेंस आपका गलत। यह व्यक्तियों के सीखने की क्षमता पर आधारित होता है, नहीं, सीखने की क्षमता पर नहीं। यह क्या होता है? गुणसूत्रों, यानी कि उनके द्वारा जो जैविक गुण है, गुणसूत्र हैं जिनके माध्यम से हम बढ़ते हैं, वो लक्षण मिलते हैं हम लोगों को। ठीक है, अब देखते हैं पर्यावरण क्या होता है। यहाँ पर थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हुई है, ये पर्यावरण होता है, लेकिन पर्यावरण भी ठीक शब्द है। ठीक है, इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट एक व्यक्ति के जीवन में हर हमेशा मैटर करता है, चाहे वो छात्र जीवन हो, चाहे वो अध्यापक जीवन हो, चाहे वो व्यवसाय जीवन हो, चाहे आपका स्वयं का जीवन हो। आप पर्यावरण हर व्यक्तियों के जीवन पर बहुत डिपेंड करता है कि वो किस पर्यावरण में रह रहा है और कैसा सोच रहा है। एक व्यक्ति जो मंदिर के आसपास रहता है वो क्या करता है? हमेशा
95% यह हम उम्मीद कर सकते हैं कि सभ्य विचारों का होगा। कोई ऑफिस में जॉब कर रहा है तो ये सोचेगा कि हमें किस प्रकार से काम करें कि हमारी ग्रोथ हो। कोई हमेशा नकारात्मक माहौल में रह रहा है, निगेटिव रह रहा है, तो वो हमेशा निगेटिव ही सोचेगा। ठीक है, वो ग्रोथ की नहीं सोच सकता है। तो इन्वायरमेंट डिपेंड व्यक्ति के विकास में पर्यावरण का बहुत ही महत्व स्थान होता है। ठीक है, तो पर्यावरण में हम देखते हैं क्या है, परिवार और घर का माहौल। बच्चे के विकास में परिवार और घर का माहौल बहुत अधिक मैटर करता है कि किस प्रकार से बच्चा सोचता है, परिवार वाले कैसा उसका पोषण करते हैं। यानी कि बच्चों के प्रारंभिक विकास में परिवार और घर का माहौल अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। चाहे वो पोषण हो, प्रेम हो, सुरक्षा हो, बच्चों के मानसिक और भावनात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, एक बच्चा है वो अपने इन्वायरमेंट में देख रहा है कि मेरे फादर या मदर हर हमेशा बड़े अच्छे ढंग से एक दूसरे से शालीन शालीन रहते हैं, एक दूसरे के बड़ा अच्छा प्रेम व्यवहार है, आपस में प्रेम व्यवहार है, तो बच्चा हमेशा ये एनालाइज करना कि नहीं ऐसे ही बोलना है। और वहीं एक बच्चा बच्चा है जो हमेशा देख रहा है कि उसके पास पड़ोस हमेशा कुछ न कुछ लफड़े ही चल रहे हैं, तो बच्चों के दिमाग में ये चीज जाता है कि नहीं ऐसा ही जीवन होना चाहिए। तो पर्यावरण का, परिवार का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। कहते हैं ना, बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा घर से ही स्टार्ट होती है। तो हर एक बच्चे के, चाहे वो छोटा बच्चा है चाहे वो बड़ा बच्चा है, परिवेश का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। एक बच्चा जिसके घर में मॉर्निंग में उठकर के मदर फादर दोनों पूजा करते हैं, तो बच्चा सोचता है मुझे भी उठकर सुबह सुबह पूजा अर्चना करनी है। अ, ठीक है, क्योंकि उसके परिवेश में ये चीज़ें रेगुलर रूटीन से चल रही हैं, तो बच्चा ये सोचता है और बच्चे का विकास अच्छा होता है। ठीक है, आप मॉर्निंग सैर पर जाते हैं तो बच्चा सोचता है हमें भी सुबह मॉर्निंग उठ के रनिंग करनी चाहिए। अच्छा बोलना, प्रिय बोलना, ये सब क्या होता है बच्चों के मानसिक विकास पर बहुत इफेक्ट डालता है और बच्चे की ग्रोथ अच्छी होती है, बच्चे की सोच अच्छी होती है। ठीक है, अब आते हैं दूसरा पॉइंट, ये तो हो गया हमारा। अब दूसरा पॉइंट क्या है, शिक्षा और स्कूल। शिक्षा संस्थान बच्चों के सामाजिक और बौद्धिक विकास यानी कि सोशलाइजेशन एंड इंटेलिजेंस डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिक्षा संस्थान, लोग बच्चों को स्कूल क्यों भेजना चाहते हैं कि वहां पर बच्चा जाए और वर्तमान परिवेश के हिसाब वो क्या करें, गहन अध्ययन कर सके और लोगों को इस दीन दुनियादारियों को समझ सके, एक अच्छा इन्वायरमेंट मिले जिससे बच्चों का विकास अच्छा हो, बच्चा अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। इसलिए पेरेंट्स आजकल क्या करते हैं, बहुत अच्छा स्कूल खोजते हैं कि हमारा बच्चा जाएगा, हमारा बच्चा पढ़ेगा, हमारा बच्चा ग्रोथ करेगा। तो बच्चों के विकास में शिक्षा या फिर स्कूल का, शिक्षा जरूरी नहीं है कि स्कूल से मिले। स्कूल से हम क्या, स्कूल से हमें क्या मिलती है, एक सिलेबस की शिक्षा मिलती है। लेकिन जो हमारी प्रारंभिक शिक्षा है, जो नैतिक शिक्षा है, वो हमें कहाँ से मिलती है, घर से ही मिलती है। इसलिए पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों के सामने उस प्रकार से पेश आए जिनसे उनका सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन उनके आगे बहुत अच्छा रह सके। कोशिश करें बच्चों के सामने छोटी छोटी चीज़ों को अवॉइड करनी चाहिए जिससे बच्चे को प्रॉब्लम्स ना फेस हो, बच्चा उस चीज़ पर ध्यान न दे। एक चीज़ हमेशा याद रखना मित्रों कि बच्चा हर छोटी चीजों पर बहुत अधिक ध्यान देता है। लोग कहते हैं ना बच्चे झूठ नहीं बोलते, तो ये सच है कि बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं, बिल्कुल सच बताते हैं। कुछ भी चीजें होंगी तो वो सच ही बोलते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं बच्चों के विकास में शिक्षा और स्कूल का महत्वपूर्ण स्थान होता है। ठीक है, अब आते हैं सामाजिक सांस्कृतिक कारक, यानी कि सोशियो कल्चरल जो फैक्टर्स होते हैं। संस्कृत, सामाजिक मान्यताएं और आर्थिक स्थिति बच्चों के विकास पर प्रभाव डालते हैं। आप एक कल्चरल जीवन जी रहे हैं, यानी कि सांस्कृतिक जीवन जी रहे हैं, और आपकी इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, ये बच्चों के विकास पर प्रभाव डालते हैं। हमेशा आप डिस्कस करते हैं या तो हम परेशान हैं, हमें ऐसी चीज़ें हैं, हमारे पास रुपया पैसा। बच्चे क्या होता है, इससे बच्चा सोचता है कि हमारे पेरेंट्स प्रॉब्लम्स में हैं। वो बहुत चीज़ों की डिमांड नहीं करना चाहता। कल्चरल, सामाजिक मान्यताएं, आपके फेस्टिवल, आपकी चीज़ें बच्चों के जीवन में। देखिए बच्चे, दीपावली आता है या होली आता है तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए वो कितना उत्साहित रहते हैं।
तो ये कल्चरल फैक्टर्स हमारे बच्चों के जीवन में बहुत मैटर करता है, उनके विकास में बहुत मैटर करता है। वो एक सभ्य समाज में जीना चाहते हैं, वो स्वच्छ समाज में जीना चाहते हैं। इसलिए कोशिश करें कि बच्चों को स्वस्थ एवं स्वच्छ समाज दें, अच्छे अच्छे कल्चर्स में उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो बच्चों का क्या होगा, बौद्धिक और शारीरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास बहुत अच्छे तरीके से होगा। अब आता है भौतिक पर्यावरण, है कि फिजिकल इन्वायरमेंट हम देखते हैं। स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छता, जो कि मैंने पहले भी अभी जस्ट डिस्कस किया, और सुरक्षित वातावरण बच्चों के शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छता, ठीक है, आप कितना स्वच्छ रहते हैं ये बच्चों के शारीरिक विकास पर प्रभावित करता है। आप एक स्वस्थ एवं स्वच्छ समाज में रहेंगे तो बच्चों का ग्रोथ अच्छा होगा, बच्चों की सोच अच्छी होगी, बच्चा आगे अच्छा कुछ करेगा। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान देना है कि बच्चों के विकास यानी कि इन्वायरमेंटल इफेक्ट जो होता है, और भी टॉपिक हैं। आपकी परिवार और घर का माहौल बहुत अच्छा होना चाहिए। शिक्षा और स्कूल, प्रारंभिक शिक्षा यानी घर की शिक्षा और स्कूली शिक्षा बहुत अच्छी होनी चाहिए। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक उसके जीवन में बहुत इफेक्ट डालते हैं। भौतिक पर्यावरण यानी कि आपका जो हमारा स्वास्थ्य सेवाएं हैं, स्वच्छता है, एक अच्छा वातावरण है, ये बच्चों के शारीरिक विकास पर बहुत ही अच्छा प्रभाव डालते हैं। ठीक है। अब हमने देखा कि अभी आपका कि इन्वायरमेंट का क्या इफेक्ट होता है और आपका हेरिडिटी का क्या इफेक्ट होता है। अब हम देखते हैं कुछ दो महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है, अभिप्रेरणा एवं संवेदनशीलता, यानी कि आनुवंशिकता और पर्यावरण का जो कंबाइंड इफेक्ट होता है, यानी कि इसका संयुक्त तो प्रभाव होता है, वो बच्चों पे क्या जाता है। अब हम देखते हैं अभिप्रेरणा यानी कि जो मोटिवेशन है, बच्चे प्रेरित कैसे हैं। बच्चों की स्वाभाविक क्षमताओं और उनके पर्यावरणीय अनुभवों के बीच अंतःक्रिया उनके समग्र विकास को निर्धारित करती है। यानी कि जो उनका व्यक्तिगत कैपेसिटी है, यानी कि एक बच्चा जो कि केवल 5 तक का टेबल जानता है और उनके पर्यावरण में क्या है 10 तक का या 15 तक के टेबल जानते हैं वो। अब बच्चा कोशिश करेगा कि इनके बीच अपने खुद को सीखे, वो मोटिवेट होगा और वो सीखने का प्रयास करेगा। यानी कि स्वाभाविक क्षमता और पर्यावरणीय अनुभवों के अंतः क्रिया उसके समग्र विकास को निर्धारित करती है कि बच्चा एक इन्वायरमेंट में रह के कितना मोटिवेट हो पा रहा है, जिससे वह फाइव से, यानी कि बच्चा है उसको 5 तक का टेबल आता है और क्लास को 10 तक का आता है। अब बच्चा ये देखना कि इन्वायरमेंट से कितना मोटिवेट हो पाता है कि बच्चा भी 10 तक का टेबल लर्न करने का क्या करता है, प्रयास करता है। अब इसके मन में एक है, एक टीस सी उठी कि नहीं मुझे भी पढ़ना चाहिए, मुझे भी आगे जाना चाहिए। तब ये अंतः क्रिया क्या करती है, अभिप्रेरणा, यानी कि प्रेरणा देती है और उसके समग्र विकास को निर्धारित करती है। एक बच्चा जो कि क्लास में अच्छा करना चाहता है, अच्छा स्वस्थ एवं स्वस्थ रहना चाहता है दूसरे की अपेक्षा, कि मुझे और भी अच्छे से आना है स्कूल, प्रॉपर क्लोथ ड्रेस हो हमारी, बिल्कुल जो हमारी ड्रेस हो बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन हो, अच्छे से आए स्कूल में बैठें। अभी मोटिवेट कहाँ से होगा, वो देखकर मोटिवेट होगा, पेरेंट्स को मोटिवेट करना चाहिए। और यही मोटिवेशन की जो अंत प्रक्रिया है, ये क्या क्या उसके समग्र विकास में क्या करती है, निर्धारित करती है। ठीक है। वो आगे चल के एक बच्चा जो अगर प्रारंभ से गंदगी में रहता है तो उसको आगे चल के भी वैसा ही, उसको फिर मोटिवेट होने में समय लगेगा। लेकिन स्टार्टिंग से बच्चा अगर उसी प्रक्रिया में है तो क्या होता है, वो अब प्रेरित होता है और अच्छी अच्छी चीज़ों को लर्न करने का प्रयास करता है, समाज के अच्छी चीज़ों को देखने का प्रयास करता है। ठीक है। तो मोटिवेशन इज अ, हम कह सकते हैं मोटिवेशन इज अ बेस्ट पार्ट टू डेवलपमेंट आर चिल्ड्रेन। ठीक है। अब आती है संवेदनशीलता। कुछ बच्चे आनुवंशिक रूप से कुछ परिस्थितियों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। ठीक है। कुछ बच्चे आनुवंशिक रूप से कुछ परिस्थितियों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, लेकिन उनके पर्यावरणीय अनुभव उनके विकास के परिणाम को बदल देते हैं। अब होता क्या है, क्लास में कभी कुछ प्रॉब्लम्स आ गई तो बच्चा क्या होता है, या तो बच्चा एक संवेदनशील होता है, यार इसका क्या इफेक्ट होगा, परेशान हो जाता है, छोटी छोटी चीज़ों को सोच। लेकिन उनके पर्यावरणीय अनुभव देखते हैं कि यार ऐसी प्रॉब्लम्स आई थी तो रिजॉल्व हो गया था।
तो उनके इन्वायरमेंटल जो एक्सपीरियंस होते हैं वो धीरे धीरे क्या करते हैं, उनको विकास के परिणाम में बदल देते हैं। वो सोचता है कि नहीं, इससे अच्छा भी हो सकता है, अगर इसका नेगेटिव परिणाम है तो इसका पॉजिटिव रिजल्ट भी आएगा। तो हमें समझ सकते हैं कि अभिप्रेरणा एवं संवेदनशीलता both are the combined effect on environment and heredity, and it is a best pass for the entire development of any student or children। यानी कि ये दोनों क्या हो सकते हैं, बच्चों के समग्र विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि विकास पर पर्यावरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक, पर्यावरण केवल जैविक विकास को प्रभावित करता है, संज्ञानात्मक विकास को नहीं, गलत है। पर्यावरण क्या करता है, जैविक एवं संज्ञानात्मक दोनों को। पर्यावरण का कोई प्रभाव नहीं होता, ये भी क्या हो गया, गलत। पर्यावरण व्यक्ति के शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। ये क्या है आपका बिल्कुल सही आंसर है, सी इज द राइट आंसर। बच्चा के केवल वयस्कों के विकास को प्रभावित करता है, बच्चों को नहीं। आप लोग समझ गए ना, तो सी इज द राइट आंसर, अंडरस्टैंड। सी हमारा क्या है, एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक, अब हम देखते हैं समाजीकरण यानी कि सोशलाइजेशन क्या है। सोशलाइजेशन आपका क्या है, सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण प्रक्रियाएं, यानी सोशलाइजेशन प्रोसेस क्या है। बच्चा किसी समाज में रहता है, जिस समाज में रहता है बच्चा अच्छा सोच, जिस समाज में रहेगा बच्चा अच्छा सोचने का प्रयास करता है। ठीक है, तो समाजीकरण भी हम क्या कर सकते हैं, बच्चों के इन्वायरमेंट में बहुत अच्छा इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं माता, पहले जाते हैं सबसे पहले पेरेंट्स। माता पिता बच्चों के पहले और सबसे महत्वपूर्ण समाजीकरण एजेंट होते हैं। ठीक, बच्चों के प्रारंभिक जीवन में उनके व्यवहार और मूल्यों के दृष्टिकोण को आकार देते हैं। यानी कि जो हमारे पेरेंट्स हैं वो हमारे सबसे पहले और महत्वपूर्ण समाजीकरण एजेंट यानी कि समाजीकरण व्यक्ति होते हैं, जो हमको एक नई दिशा देते हैं, नया दृष्टिकोण दिखाते हैं। प्रारंभिक जीवन में हमें नया दृष्टिकोण देते हैं कि यह जीवन इस प्रकार सा है, अच्छा पढ़ेंगे आप, अच्छा लिखेंगे, समाज में आपकी वैल्यू होगी, आप 10 लोगों में आप अपना प्रभाव डाल सकते हैं। ठीक है, तो इनकी जो मुख्य विशेषताएं हैं वो क्या क्या हैं, इनकी जो मित्रों मुख्य विशेषताएं वो क्या 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 हैं। प्रारंभिक सामाजिक कौशल। ठीक है, क्या है, प्रारंभिक सामाजिक कौशल। माता पिता बच्चों को बोलने, खाने, चलने और सामाजिक व्यवहारों के प्रति कौशल सिखाते हैं। ये सच है। प्रारंभिक सामाजिक कौशल क्या होता है, हमें किस प्रकार से बोलना है। बच्चा सिर्फ माँ बोलना जानता है, उसको उसको पेरेंट्स के बारे में बताना कि आपके चाचा हैं, आपके चाची हैं, या आपके दादा दादी हैं। ठीक है, माँ सिखाती है। ठीक, अब बच्चों को बोलने, खाने, चलने और सामाजिक व्यवहारों, ठीक है, उसको किस प्रकार से बोलना है। बच्चा क्या करता है, थोड़ा सा हंसी ठिठोली में किसी को कुछ कहता है तो माँ बाप उसको क्या करते हैं, या पेरेंट्स के लोग क्या करते हैं घर परिवार में, उसको सिखाते हैं, नहीं आपको इस प्रकार से बोलना है, आपको क्या करना है, इस प्रकार से अच्छे से इनसे बात करनी है। तो क्या होता है, प्रारंभिक कौशल माता पिता क्या करते हैं, उसको बच्चों को सिखाते हैं। ठीक है ना, बच्चों को क्या करते हैं, अच्छे से सिखाते हैं। तो समझ गए आप लोग। अब आता है मूल्यों और मानदंडों का संचारण। माता पिता बच्चों में समाज के मूल्य, नैतिकता, मानदंडों का संचारण करते हैं। वे सही और गलत का भेद समझाते हैं। ठीक है, एक बच्चा क्या करता है, बर्तन को लेकर पीटने लगता है, तो माता पिता समझाते हैं कि ये गलत है। ठीक है, एक बच्चा क्या करता है, कोई रिलेटिव आ गया, उसके साथ वो शैतानियां करते करते जब बदतमीजी पे करता है तो पेरेंट्स उसको डांटते हैं और समझाते हैं कि नहीं इस प्रकार से बात करो, ऐसा बोलना गलत होता है। यानी कि माता पिता अपने बच्चों को समाज के मूल्यों, नैतिकता
और उनके जो मानदंड हैं, किस प्रकार से कितना बोलना है, कितना एक माप होता है ना, इतना ही बोलना है, इसके साथ इतना ही बात करना है। तो इस प्रकार का संचरण माँ बाप अपने बच्चों में करते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। हमेशा बच्चों, एक चीज़ आप लोग याद रखना, चाहे वो प्रारंभिक जीवन हो चाहे वो मूल जीवन हो, शुरुआत की शिक्षा ही बच्चों को आगे ले जाती है। इसलिए सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, बच्चों में एक अच्छी शिक्षा और अच्छे समाज का विस्तार करें, जिससे बच्चा आगे चल के एक एग्जाम्पल लोगों का बने। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आप लोग देखिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है क्या, भावनात्मक समर्थन। माता पिता बच्चों को भावनात्मक समर्थन और सुरक्षा प्रदान करते हैं, वे उनके आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। ठीक है, एक बच्चा सपोज की, अब इसमें देखिए क्या होगा, एक बच्चा क्या है, सपोज के लिए कुछ लेकर बैठ गया, लिखने लेकर बैठ गया और वो गलत लिख रहा है। अब पेरेंट्स क्या करेंगे, देख रहे हैं उसको कि वो गलत लिख रहा है, लेकिन कुछ देर बाद पेरेंट्स उसके साथ बैठेंगे और उसको धीरे धीरे समझाएंगे कि ऐसे ही लिखते लिखते ये ऐसे बना दो, कल लिखना है। अब बच्चा क्या कर रहा है, एक गोलाकार बना दिया और एक आड़ी एक तिरछा पाई खींच रहा है। ठीक है, तो अब पेरेंट्स उसको देखते देखते उसको आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए उसके साथ बैठेंगे और उसको धीरे धीरे करके गाइड करेंगे, नहीं बेटा इसको ऐसे करना है, ठीक है, इस प्रकार से लिखना है, पहले एक पाई खींचो, फिर ऐसे गोलाकार बनाओ, फिर एक इस प्रकार कर दो, उसके बाद एक ऊपर से पाई से खींच दो, तो ये आपका क्या बन जाएगा। अब डायरेक्ट नहीं, अब आप लोग सोचिए बच्चा ऐसे डायरेक्ट लिख देते, ये इम्पॉसिबल है। अब बच्चा अगर कैसे भी लिख रहा है, सपोज के लिए इस तरफ ऐसे कर रहा है, यहाँ पर इस तरफ ये ऐसे कर रहा है, अब बच्चों को आप देखिए, डांटिए मत उसको, उसके साथ बैठकर उसके आत्मविश्वास को बढ़ाते हुए धीरे धीरे सिखाइए। ठीक है, तब बच्चा क्या करता है, अच्छे से वो अपनी चीजों को समझता है और लिखता चला जाता है। ये चीज हमारे आपकी जिम्मेदारी है कि बच्चों के आत्मविश्वास को कैसा बढ़ाया जाए और उनके भावनाओं का समर्थन एवं सुरक्षा दी जाए कि बेटा आप भी सही थे और लेकिन इस प्रकार से करने से अच्छा होगा। ये क्या होता है, एक समाजीकरण की प्रक्रिया है, अनुशासन एवं मार्गदर्शन। माता पिता बच्चों को अनुशासन सिखाते हैं और सही दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। अनुशासन, डिसिप्लिन बच्चों के जीवन में बहुत जरूरी है, और सही दिशा का मार्गदर्शन, पेरेंट्स क्या करते हैं, ऑलवेज एक राइट पाथ का गाइड करते हैं। वे बच्चों के व्यवहार को नियंत्रित करने और सुधारने के लिए नियम और अपेक्षाएं निर्धारित करते हैं। बच्चों का जीवन यानी कि इतने कदम तक चलेगा तो अच्छा होगा, उसके अगला कदम क्या होगा, गलत होगा। तो चाहे स्कूल हो चाहे वो घर हो, बच्चों के जीवन में सही डायरेक्शन यानी कि राइट डायरेक्शन एंड डिसिप्लिन इज अ बेस्ट थिंग फॉर द एंटायर डेवलपमेंट ऑफ एनी चाइल्ड। यानी कि बच्चों के समग्र विकास में अनुशासन और सही मार्गदर्शन बच्चों के समग्र विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस चीज में पेरेंट्स की अधिक भूमिका होती है और स्कूल में शिक्षक की। उनको चाहिए कि बच्चों को एक अच्छा गाइडेंस दें और अनुशासन में रखें। बच्चा हो सकता है थोड़ा सा नाराजगी भी उत्पन्न करे पेरेंट्स से, लेकिन अनुशासन बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ऑल 4 पॉइंट्स, और भी पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर केवल 4 मुख्य पॉइंट्स लिए हैं, यानी कि प्रारंभिक सामाजिक कौशल, मूल्य और मानदंडों का संचारण, बच्चों का भावनात्मक समर्थन और अनुशासन और मार्गदर्शन। ये बहुत अच्छा है। अब अभी तक तो पेरेंट्स थे, अब आते हैं शिक्षक। शिक्षक सामाजिकरण के एक महत्वपूर्ण, बच्चों के सामाजिकरण में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। न केवल शैक्षिक ज्ञान प्रदान करते हैं बल्कि बच्चों के सामाजिक और नैतिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप लोग एक है ना छोटी सी बात कि माता पिता ने जन्म दिया है, गुरु ने दिया है ज्ञान। गुरु का जीवन यानी कि शिक्षक का जीवन बच्चों के विकास में एक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। बहुत ही अच्छी भूमिका यानी कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं शिक्षक, किसमें, बच्चों के विकास में, सामाजिक हो या नैतिक विकास हो या सोचने की क्षमता हो, उसमें शिक्षक का इंपॉर्टेंट रोल होता है। इनकी मुख्य विशेषताएं क्या है, शैक्षिक विकास,
यानी कि शैक्षिक विकास तो है ही। शिक्षक बच्चों को विषयों की गहरी समझ प्रदान करते हैं और उन्हें शैक्षिक कौशलों में माहिर बनाते हैं। एक बच्चा इंटेलिजेंट होता है, पेरेंट्स के तो रोल है ही, लेकिन शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। एवं बच्चे की समझने की शैली भी अच्छी होनी चाहिए। फिर सामाजिक कौशल, शिक्षक बच्चों को समूह में काम करने, ठीक है, सहयोगात्मक अधिगम आ गए यहाँ पर। सामाजिक संपर्क बनाने के लिए आवश्यक कौशल सिखाते हैं, यानी कि एक दूसरे बच्चे से हेल्प लेकर एक सहयोगात्मक अधिगम को कैसे बढ़ाया जाए, जिनसे उसमें बातचीत और सामाजिकता का विकास हो, वो शिक्षक क्या करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं। नैतिक शिक्षा, किस प्रकार से पेरेंट से बोलना है, किस प्रकार से पेरेंट से बोलना है, बातचीत करना है, वो क्या देखना है। नैतिक शिक्षा, शिक्षक बच्चों को नैतिक एवं एथिकल सिद्धांतों के बारे में सिखाते हैं, जैसे ईमानदारी, सम्मान और नैतिक जिम्मेदारी। मित्रों, कुछ दिन पहले मैं कई प्राथमिक विद्यालयों में विजिट किया, सरकारी विद्यालयों में। वहां पर आज भी मैंने देखा, जहां पर आज बड़े बड़े स्कूलों में, बड़े बड़े जो पब्लिक स्कूल्स हैं, चाहे वो डीपीएस हो, अच्छे अच्छे स्कूल हैं, जहां पर गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग का प्रोफेशन चल रहा है। आज भी वहां मैंने देखा कि बच्चा स्कूल पहुंचने से पहले स्कूल की चौखट को पहले हाथ जोड़ के प्रणाम करता है। स्कूल के चौखट को प्रणाम करके तब वो अंदर जाता है और अपने क्लासरूम में, जिस रूम में वो बैठता है, अपने क्लासरूम में बच्चा अपने चप्पल या जूतों को बाहर निकाल के तब वो क्लासरूम में प्रवेश करता है और बैठता है। ये और कुछ नहीं, एक नैतिक शिक्षा है। यानी कि उस आज भी विद्यालय और अपनी शिक्षा को एक मंदिर मान रहा है। तो इसमें सरकारी अध्यापकों का, जो लोग उनको हमेशा डिमोटिवेट करते हैं कि ये सिर्फ बैठकर पेमेंट ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो आज मैं सरकारी अध्यापकों का बहुत धन्यवाद देता हूं, जो इतने छोटे छोटे ग्रामीण स्तर पर बच्चों में इतना अच्छे नैतिक विकास उनका हुआ है कि सम्मान, हम चले जाएं, स्कूल चले जाएं, कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन एक मन से जो सम्मान आता है विद्यालयों के लिए, वो मैंने आज गांव के प्राथमिक विद्यालयों में देखा है, जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे डीपीएस में नहीं है या किसी अन्य पब्लिक स्कूल में नहीं है। मैं सिर्फ डीपीएस को इंडिकेट नहीं कर रहा हूं, बड़े बड़े विद्यालयों को इंडिकेट कर रहा हूं। तो नैतिक विकास, अध्यापकों अध्यापकों का इसमें महत्वपूर्ण रोल होता है। प्रेरणा और प्रोत्साहन, शिक्षक बच्चों को प्रेरित करते हैं। मैंने बताया ना कि अगर क्लास में कोई गलत भी लिखा है तो बच्चा क्या, अध्यापक क्या करते हैं, उसको प्रेरित करके समझाते हैं, उनकी क्षमताओं को पहचानने और विकसित करने में मदद करते हैं। उनको पेरेंट जान जाता है कि ये बच्चा थ्री थ्री डिजिट तक के मल्टीप्लिकेशन कर सकता है, लेंथ का भाग काफी लंबा भाग दे सकता है, 4-5 अदद का, ये अदद का क्या कर सकता है, जोड़ कर सकता है। तो बच्चों क्या, शिक्षक क्या करता है, उनको प्रेरणा प्रोत्साहन देते हैं। गलत होने पर भी क्या करते हैं, नहीं तुम अच्छा कर सकते हो, बेशक ये गलत है, ये क्या करता है, प्रोत्साहन है बच्चों के लिए कि नहीं यार, मैंने गलत तो किया लेकिन मैं अच्छा भी कर सकता हूँ। वहीं पर आप डांट देते हैं तो बच्चा नहीं सीख पाता है। तो प्रेरणा प्रोत्साहन बच्चों के विकास में मदद करता है, ठीक है। तो शिक्षा की जो जिम्मेदारी होती है, क्या होती है, वो आपका शैक्षिक विकास, सामाजिकरण कौशल, नैतिक शिक्षा एवं प्रेरणा और प्रोत्साहन इज अ बेस्ट थिंग टू प्ले इंपॉर्टेंट रोल फॉर द इंटायर डेवलपमेंट ऑफ एनी चाइल्ड, यानी कि बच्चों के समग्र विकास में ये अच्छी भूमिका निभाते हैं, ठीक है। अब आते हैं आपके सहपाठी, यानी कि पीयर्स अधिगम, ठीक है। सहपाठी बच्चों के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, विशेषकर किशोरावस्था में। वे बच्चों के सामाजिक अनुभव और व्यक्तिगत पहचान के विकास में सहायक होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं मुख्य विशेषताएं क्या हैं। बच्चों के समाजीकरण में सहयोगात्मक अधिगम, उनके सहपाठी क्या कर सकते हैं, अच्छी भूमिका निभाते हैं, सामाजिक अनुभव और व्यक्तिगत पहचान के विकास में सहायक होते हैं, ठीक है। अब हम देते हैं सामाजिकरण, सामाजिक पहचान। पहला इसमें क्या है, सहपाठियों के साथ बातचीत के माध्यम से बच्चे अपनी सामाजिक पहचान विकसित करते हैं। उनसे बातचीत करेंगे और वे समूह का हिस्सा बनेंगे और वो सामाजिक मान्यताओं को अपनाने की प्रक्रिया में क्या करते होते हैं, शामिल हो जाते हैं। अब आती है क्या, सहयोग एवं और प्रतिस्पर्धा। सहपाठी बच्चों को सहयोग और प्रतिस्पर्धा के महत्व को समझने में मदद करते हैं,
ठीक है। वे क्या आपके क्या करते हैं, मैंने बताया ना, सहयोगात्मक अधिगम और प्रतिस्पर्धा, यानी कि मुझे और भी अच्छा करनी है, मेरा दोस्त तो अच्छा कर रहा है लेकिन मुझे भी और अच्छा करना है, समझने में मदद होते हैं। वे टीम वर्क, यानी कि समूह कार्य में टीम वर्क और एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करना, यानी कि नेतृत्व और समस्या समाधान के कौशल सीखते हैं। कोई प्रॉब्लम्स है उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए, ये कैसे होता है, सहयोगात्मक एवं प्रतिस्पर्धा, यानी कि सहयोगात्मक अधिगम से क्या होता है, आप टीम में वर्क करना जानते हैं, किसी टीम का नेतृत्व करना सीखते हैं, और उसमें आए हुए प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना भी आप सीखते हैं। ठीक है। अब आता है सामाजिक मानदंडों का अनुकरण। बच्चे अपने सहपाठियों के व्यवहार और आदतों को देखते हैं। हम एक सपोज करो, दो बच्चे बैठे हैं, अपने साथ वालों को देखता है इसका व्यवहार कैसा है, और वे वही सीखते हैं, देखकर सीखते हैं। इसलिए पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चों को अच्छे बच्चों के साथ भेजते हैं। हमारे आपके घर में चर्चा होता है, अरे वो बच्चा तो बड़ा बदमाश है, उसके साथ बच जाना। बच्चा क्या करता है, नकल करके उनके मानदंडों को सीखता है और उससे समाज में अच्छी भूमिका निभाता है और उनके सामाजिक विकास में। इसलिए अच्छे बच्चों के साथ हर पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा हो। ठीक है। समर्थन और मित्रता। ठीक है। अब लास्ट आता है समर्थन और मित्रता। सहपाठी बच्चों को भावनात्मक समर्थन और मित्रता प्रदान करते हैं। वे एक दूसरे की समस्याओं को समझते हैं और सहयोग करते हैं। अच्छा सहपाठी वही है जो बच्चों के भावनाओं का समर्थन करे, उनको सीखने में उनकी मदद करे, उनको कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसको सुलझाने में उनकी मदद करें। ये क्या होती है, समर्थन और मित्रता। तो मैंने तीन जो पार्ट्स बताए आपको, पेरेंट्स, शिक्षक और सहपाठी, तीनों क्या करते हैं, बच्चों के समाजीकरण में अच्छी भूमिका निभाते हैं। इनके सब पॉइंट्स में मैंने अच्छे से डिस्कस करें, तो मुझे नहीं लगता इनसे अच्छा लोग छोटी छोटी चीजें लिख कर वो समझाते चले जाते हैं। मैंने हर एक पॉइंट को प्रॉपर इंडिकेट किया है कि आखिर प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट एग्जैक्टली जानना क्या चाहते हैं। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका कौशल अच्छा है, लेकिन छोटे छोटे जो काफ़ी ग्रामीण तबके से मैं कहूँ जिनका कौशल अच्छा नहीं है, वो बच्चों हर चीज़ चाहते हैं। तो मैंने एक प्रॉपर अच्छा नोट्स आप लोगों के लिए क्रिएट किया है, आप लोगों को इससे बहुत मदद मिलेगी। ठीक है। अब सामाजिकरण के जो विभिन्न आयाम हैं वो हम देखते हैं। व्यक्तिगत आयाम। व्यक्तिगत आयाम क्या है, स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता। सामाजिकरण में के माध्यम से बच्चे स्वतंत्र और आत्मनिर्भर होते हैं। वे सेल्फ डिसीजन ले सकते हैं और अपने कार्यों के परिणामों को समझने की क्षमता क्या हो सकती है, विकसित। एक बच्चा तभी अच्छा कार्य करेगा जब उसको स्वतंत्र छोड़ दिया जाएगा। कैसे, बच्चा अगर टेबल लिख रहा है, अगर टीचर या पेरेंट्स की निगाह वही है कि कहाँ गलती कर रहा है, तो डेफिनेटली बच्चा डर बस गलती करेगा ही। आप बच्चों को कह दो टेबल लिखो, बच्चा टेबल लिख देगा। अब उसकी जहां गलती आई आप उसको इंडिकेट करो, तो नेक्स्ट टाइम बच्चा क्या करेगा, गलत नहीं करेगा, आपको अच्छा परिणाम देगा। क्योंकि उसके दिमाग में आएगा कि ऐसी गलती होगी तो सर या पापा या मम्मी टोकेंगे। इससे क्या होता है, बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है और वो आगे आने वाली चुनौतियों का सामना करने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। ये आपका व्यक्तिगत आयाम हो गया। अब सामाजिक आयाम देखते हैं। सामाजिक भूमिका। समाजीकरण के माध्यम से बच्चे समाज में अपनी भूमिका को समझते हैं। बच्चे 10 बच्चे बैठे हैं, अब टीचर आ गए तो बच्चों को लगता है कि मुझे अब सर या गुरुजी किस माध्यम से हमें क्या समझते हैं। बच्चे अपनी भूमिका को समझ लेते हैं, सर मुझे कौन सा कार्य देंगे, उसको निभाने के लिए आवश्यक कौशल ज्ञान प्राप्त करते हैं बच्चे, बच्चों के पास वो कौशल है। ठीक है। अब आता है सामाजिक संबंध। बच्चे सामाजिकरण के माध्यम से मजबूत और स्वस्थ सामाजिक संबंध बनाना सीखता है। वो अच्छे बच्चों के परिवेश में रहता है, अच्छा इन्वायरमेंट पाता है, तो एक मजबूत और स्वस्थ सामाजिक संबंध, अच्छा और बहुत ही स्वस्थ सामाजिक अपना समाज बनाता है। ठीक है। तो ये सामाजिकरण के विभिन्न जो आयाम थे, सामाजिक भूमिका और सामाजिक संबंध, इनको भी हमने डिस्कस किया। मैंने साथियों प्रयास किया है कि हर वो छोटी छोटी चीज डिस्कस करें जो कि एग्जाम के परिप्रेक्ष्य में बहुत अच्छा हो। बेशक इससे न आए, लेकिन आप लोगों का क्या होगा, आत्मसम्मान बढ़ेगा, चीजें आप लोग जानेंगे। ठीक है। तो ये जो आयाम थे सामाजिकरण के, यानी कि व्यक्तिगत आयाम और सामाजिक आयाम। अब आता है संवैधानिक आयाम, नैतिकता और मूल्यों। ठीक है। सामाजिकरण में बच्चा क्या करता है, अपनी नैतिकता और मूल्यों का संचारण करता है। ठीक है। अच्छे समाज में रहता है तो अच्छी चीजें सीखता है, और सही समाज में है तो क्या करेगा,
सही और गलत के मानदंडों को क्या करेगा, वो समझ पाएगा। ठीक है, इसलिए सभ्य समाज बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है। कानूनी और सामाजिक जिम्मेदारी, बच्चे समाजीकरण के माध्यम से कानूनी और सामाजिक जिम्मेदारियों को समझते हैं और उनका पालन करते हैं कि हमें क्लास में किस प्रकार से बैठना उठना है, क्या हमारे कितना तक हम शैतानी कर सकते हैं, इसके आगे मुझे रोक, उसके आगे हमें सर क्या करेंगे, रोकेंगे। तो बच्चा सब चीज़ों को समझता है। ये संवैधानिक आयाम है, क्लासरूम में हमें कैसा बिहेव करना है, हमें अपने समूह में कैसा बिहेव करना है, ठीक है ना, इन सब के माध्यम से बच्चा अच्छा सीखता है। अब प्रॉपर इसका कंक्लूजन देखें तो क्या है, सामाजिकरण की प्रक्रिया बच्चों के संपूर्ण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। माता पिता, शिक्षक और सहपाठी सभी मिलकर बच्चों को समाज के सक्रिय और उत्तरदायी सदस्य बनाने में मदद करते हैं। इन तीनों एजेंटों के सहयोग से न केवल शैक्षिक और सामाजिक कौशल प्राप्त करते हैं, बल्कि एक स्वस्थ और संतुलन नैतिक जीवन जीने की दिशा में भी आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से तीनों एजेंट हैं, पेरेंट्स, शिक्षक और सहपाठी। ठीक है, याद रखना, न केवल शैक्षिक और सामाजिक कौशल बल्कि स्वस्थ और संतुलित नैतिक जीवन जीने की दिशा में भी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इससे संबंधित छात्रों हम कुछ प्रश्न देखते हैं। ठीक है, कुछ प्रश्न देखते हैं। ये वीडियो हालांकि लंबी हो रही है, लेकिन थोड़ा सा 5 मिनट और। बच्चों के विकास पर पर्यावरण का सबसे अधिक प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है, आप लोग बताइए। आनुवंशिक गुणों के माध्यम से, ठीक है, सामाजिक की प्रक्रिया से, शारीरिक संरचना के माध्यम से, या फिर आर्थिक स्थिति के माध्यम से। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा, बी, यानी कि हाउ डज द एनवायरमेंट मोस्ट सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस अ चाइल्ड डेवलपमेंट, क्या है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। पर्यावरण का सबसे अधिक प्रभाव किस पे पड़ता है, सामाजिकरण की प्रक्रिया पे। ठीक है, विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण का क्या योगदान होता है, केवल आनुवंशिकता जिम्मेदार होती है, गलत। केवल पर्यावरण जिम्मेदार होता है, गलत। पर्यावरण और आनुवंशिकता दोनों मिलकर विकास को प्रभावित करते हैं, सी इज द राइट आंसर। बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट टुगेदर इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट, सो सी इज द राइट आंसर, सी आंसर ही आपका सही है। अब देखते हैं तीसरा, पर्यावरण बच्चे के किस प्रकार के विकास को प्रभावित करता है, आप लोग बताइए। केवल शारीरिक विकास, केवल संज्ञानात्मक विकास, केवल शारीरिक विकास, केवल संज्ञानात्मक विकास, केवल सामाजिक विकास। अब तीनों तो आपका गलत हो गया, केवल आ गया, केवल आ गया, गलत हो गया। शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास, डी इज द राइट आंसर, फिजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, ऑल इन्फ्लुएंस बाय द एनवायरमेंट। ठीक है, बच्चों के विकास में क्या करता है, तीनों इफेक्ट डालते हैं। सामाजिकरण के मुख्य घटक कौन से हैं, केवल परिवार, गलत। अब आप लोग ध्यान दिए, तीन में केवल है, पहले ए बी एंड डी में, तो सी आपका क्या होगा, परिवार, विद्यालय और समाज। मैंने आपको बताया अभी, परिवार। बच्चों के समाजीकरण के मुख्य घटक कौन से हैं, मैंने बताया आपको, फैमिली, स्कूल एंड सोसाइटी, यानी कि समाज। ठीक, अब किस उम्र में बच्चा सबसे अधिक समाजीकरण की प्रक्रिया से गुजरता है, बताइए। किशोरावस्था, बचपन, युवावस्था, वयस्कता। सो बी इज द राइट आंसर। चाइल्डहुड की एज ऐसी होती है आपकी, इसमें क्या करता है, चाइल्ड गो टू द मोस्ट इंटेंशन सोशलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, समाजीकरण का महत्वपूर्ण स्रोत कौन है, आप लोग बताइए। शिक्षक, परिवार, मित्र समूह या विद्यालय, बताइए। छठवें का कौन सा आंसर सही होगा, परिवार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षक तो नहीं, सब मित्र भी है, सहपाठी भी है, विद्यालय भी है, लेकिन परिवार सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बच्चे के समाजीकरण में। ठीक है, अब कौन सा कारक बच्चे के शारीरिक विकास को सबसे अधिक प्रभावित करता है, आनुवंशिकता, पर्यावरण, विद्यालय की शिक्षा, खेल गतिविधियां। यानी कि व्हाट फैक्टर हैज द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन अ चाइल्ड फिजिकल डेवलपमेंट, हेरिडिटी, इन्वायरमेंट, स्कूल एजुकेशन एवं स्पोर्ट्स एक्टिविटी। कौन सा कारक बताइए शारीरिक विकास में। आई थिंक्स, मुझे लगता है कि आनुवंशिकता यानी कि हेरिडिटी इज अ राइट आंसर। बच्चे के पेरेंट्स लंबे हैं तो बच्चा की लंबाई अच्छी होगी।
जाहिर सी बात है। तो आनुवंशिकता महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है या प्रभावित करता है। बच्चों के भाषा विकास पर सबसे अधिक प्रभाव कौन डालता है? आनुवंशिकता, पर्यावरण, शारीरिक संरचना या आर्थिक स्थिति? बताइए। आर्थिक स्थिति का तो कोई मतलब ही नहीं है, शारीरिक संरचना का भी कोई मतलब नहीं है। आनुवंशिकता नहीं, पर्यावरण ही होगा। पर्यावरण क्या होता है? यानी कि इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट इज द मोस्ट इम्पैक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इन अ चाइल्ड। बच्चों के भाषा विकास पर पर्यावरण अधिक प्रभाव डालता है। एक बच्चा जो हिंदी के क्लास में बैठा है वो हिंदी में ही बात करेगा। बच्चा इंग्लिश की क्लास में बैठा है तो अपने पर्यावरण को देखते हुए वो इंग्लिश में बात करेगा। तो पर्यावरण, भाषा विकास पर पर्यावरण का महत्वपूर्ण योगदान होगा। ठीक है। बच्चे की बौद्धिक क्षमताओं पर कौन सा कारक अधिक प्रभाव डालता है? आप लोग ध्यान दीजिए। केवल 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 वाले काट दीजिए, सीधा काटिए। केवल केवल कोई मतलब नहीं है। आनुवंशिकता में पर्यावरण है, यानी कि इन्वायरमेंट एंड हेरिडिटी बोथ। तो क्या होगा? सी इज द राइट आंसर, डी आपका गलत होगा। इनमें से कोई नहीं भाई, इसमें से है। ठीक है। बच्चे के सामाजिक क्षमताएं मुख्य रूप से किसके माध्यम से विकसित होती हैं? ए चाइल्ड सोशियल स्किल्स आर मेनली डेवलप्ड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग? हेरिडिटी, फैमिली, इन्वायरमेंट, स्कूल, ऑल ऑफ द एबव? बताइए कौन सा सही होगा? आपका हेरिडिटी भी है, फैमिली इन्वायरमेंट भी है, स्कूल भी है। तो ऑल ऑफ द एबव इज अ राइट आंसर। ठीक है। अब 11 नंबर आपका आता है, बच्चों के विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण का सम्मिलित योगदान किस प्रकार होता है? ठीक है, बताइए आप लोग कौन सा होगा, किस प्रकार होता है? केवल आनुवंशिकता गलत हो गया भाई, पहला गलत हो गया। केवल आ गया दूसरे में भी तो गलत हो गया। आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं, यानी कि बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस द चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है। आप लोगों को क्वेश्चन में जहां केवल दिखे तुरंत काटना है, और आनुवंशिकता पर्यावरण जिस आंसर में दिखे आप लोगों का वो सही होगा। ठीक है। अब आता है लास्ट, आनुवंशिकता और पर्यावरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए कौन सा कथन सही है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इज करेक्ट? डेवलपमेंट डिपेंड ऑन सोली ऑन हेरिडिटी, केवल आनुवंशिकता पर नहीं। पहला और दूसरा गलत हो गया इसमें। ठीक है। विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का परिणाम है। सी, डेवलपमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ बोथ इन्वायरमेंट एंड हेरिडिटी। ठीक है। तो आपका ये 12th का कौन सा सही होगा? सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर की हो गया। पहले का बी, दूसरे का सी, ऐसे 12th का सी तक है। तो साथियों, आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक हमने लिया था, इन्वायरमेंट, हेरिडिटी एंड सोशलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है। तो ज्ञान विभव से जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, हमें सब्सक्राइब करें, जिससे हम आप लोगों तक और अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आएँ, अच्छा कंटेंट लेकर आएँ। तो ज्ञान विभव का एक ही लक्ष्य आपका विशेषज्ञता एवं समर्पण। हमारा बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।